सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आपको पता है कि हमने पावर आईएएस पे स्टार्ट किया हुआ एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक सारी एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे। इनफैक्ट हमने स्टैंडर्ड 9 की इकोनॉमी भी स्टार्ट कर दिया है आपके बहुत डिमांड्स के बाद में। मूविंग विद द सेम पेस, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी और इसका एक लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जहां पर मैंने आपको दिखाया है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियंस के आगमन से लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति तक किस तरीके से मॉडर्न इंडिया चल रही थी। आज के बैच में हम देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1947 तक ये जो 90 इयर्स है, इस 90 इयर्स में हिस्ट्री कैसे चल रही होगी। राइट एवरीवन, सबसे पहले ये एनसीईआरटी सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर वो एस्पिरेंट जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए एनसीईआरटी सीरीज बहुत इफेक्टिव होने वाली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट में उतनी अच्छी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं जो कि बहुत इजी केक होते हैं, बट हम इतने गाइड्स को पढ़े होते हैं कि हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं होती और हम इजी क्वेश्चन को भी गलत अटेम्प्ट करते हैं। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए वी हैव स्टार्टेड एनसीईआरटी सीरीज ऑन पावर आईएएस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पीडीएफ, राइट। और इसी के सामने मैंने यहाँ पे कंटेंट जो इस एनसीईआरटी से मैंने कंसाइज करके निकाला हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको ये एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आपको पढ़ना है, इफ यू वांट टू रीड दिस कंटेंट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं पावर आईएएस के, जिसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन होकर के मिलेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ना अगर मैं एकदम स्टार्टिंग की बात करूँ ना, सो लेट मी मेक इट क्लियर। सबसे पहले हमने हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया है और मॉडर्न इंडिया का एक्चुअली में हमारा अप्रोच कैसे होगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। देखो, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है ना, राइट, इसको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। कौन कौन सा, तो एक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। मतलब क्या होता है, यूरोपियंस जब इंडिया आते हैं, कौन कौन से यूरोपियंस, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, इंग्लैंड वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो इंडिया आते हैं, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की जो क्रांति होती है, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वाले सेक्शन में आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था इंडिया में, राइट। जब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कहने का मतलब है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में रूल कर रही थी। जैसे ही 1857 की क्रांति आती है, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया, एक मेजोरिटी ऑफ पार्ट इंडिया में कैप्चर कर लिया हुआ है। और 1857 के रिवोल्ट के बाद में अब क्या होता है, तो 1857 से लेकर के 1947 तक ये जो 90 इयर्स है, यहां पे किसका रूल होता है, तो यहां पे क्राउन रूल होता है, मतलब महारानी का शासन। किसका, जो इंग्लैंड है उसका डायरेक्ट रूल होता है, कहां पे, इंडिया पे, स्पेशली कौन से, इन 90 इयर्स में। लेकिन ये जो ईयर है, लगभग ये जो 150 साल है, जहां पे इंग्लैंड इंडिया आते हैं और यहाँ पे लेकर के 1857 के रिवोल्ट तक अपने आप को पूरी तरीके से स्टैब्लिश करते हैं, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से अपने आप को टेरिटोरियल सुपीरियरिटी में लेकर के आते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे और वहां से अपने आप को पूरे देश में विकास करके पॉलिटिकल पावर के रूप में, राइट, एक प्रशासनिक पावर के रूप में अपने आप को उभारते हैं। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का, जिसको हमने कवर कर लिया पिछले क्लास में। आज हम कवर करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 टू 1947, दैट इज द 90 इयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स में यहां से स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हम बहुत डिटेलिंग में इसको पढ़ रहे होंगे, नहीं, वी विल बी कवरिंग इट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी। जो स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी है, उसमें जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम पर्टिकुलरली इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अपने हायर क्लासेस में जब हम विपिन चंद्रा कवर कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इसको हम और डिटेलिंग में लेके चले। बट आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम पीरियड के बाद में कौन सा टाइम पीरियड आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 90% ऑफ लोग हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ लिया, राइट, 1905 पढ़ लिया, उसके बाद गांधीयन इरा आया वो पढ़ लिया, बट वो कनेक्शंस नहीं बिल्ड करते कि 1857 रिवोल्ट से जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का फेज है ये कैसे कनेक्टेड है, हिस्ट्री कैसे स्विच कर रही है। अगर आपके ये कनेक्शंस बिल्डअप है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे।
और उसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए हम एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कवरिंग द एनसीईआरटीज ऑन द पावर आईएएस। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट एवरीवन? तो चलो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हम जो कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी में 1857 का रिवोल्ट, एक्चुअली में उसमें कौन कौन से मेजर्स रीजन है जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था। तो बहुत सिंपल सा है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो हुआ क्या है ना कि सबसे स्टार्टिंग में जो रिवोल्ट होता है उसके कुछ कॉजेज थे, राइट, जो आपके एनसीईआरटी ने बताया, मतलब पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण ये रिवोल्ट ट्रिगर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिवोल्ट होने का पीछे का रीजन क्या था, कि जो सेपॉय म्यूटिनी, मतलब जो सैनिक थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, ऐसे बहुत लोगों का कहना है। लेकिन दिस इज नॉट ओनली द रीजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के आंदोलन करने से ही ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सिपाहियों का आंदोलन तो एक लास्ट था, एक क्लाइमेक्स था। अब कौन कौन से रीजन थे तो फटाफट देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पॉलिटिकल कॉजेस की बात करूं तो पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहला क्या आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक ऐसी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको बनाया गया था, जिसका मतलब क्या था कि अगर कोई शासक भारत में है, राइट, कोई हिंदू रूलर है, कोई भी रूलर है, अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन उसकी डेथ हो जाती है और उसका बेटा कोई नहीं है जो उस शासन को आगे चला सके, तो पूरा का पूरा शासन अंग्रेजों के अंदर में आ जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसी के थ्रू बहुत सारे इंपायर को कब्जा किया गया, जिसमें रानी की झांसी, ऐसे बहुत सारे मेजर इंपायर्स थे जिनमें कब्जा किया गया था। दैट इज द रीजन व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया में किस गवर्नर जनरल के टाइम पे लगाया गया, राइट? Who was the governor general और who was the viceroy in India जिस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया। फिर है इकोनॉमिक कॉज। अगर हम इकोनॉमिक कॉज की बात करें, क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेस थे, तो सबसे पहला इकोनॉमिक कॉज क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा था? रॉ मटेरियल को यहां से इंग्लैंड भेजा जाता था, सस्ते रॉ मटेरियल, और वहां से महंगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। इस चक्कर में ना बहुत लोगों को सफरिंग्स होती थी, राइट, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्कंटेंट। इकोनॉमिक डिस्कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक जगह से इतना पैसा, इतना रिसोर्स निकाल लिया कि वहां के लोग अब सफर कर रहे हैं, उनको उनका मुनाफा भी नहीं मिल रहा, और उन्हीं को आप उन्हीं का प्रोडक्ट फिर महंगे दाम पे बेच रहे हो। तो ये इकोनॉमिक डिस्कंटेंट क्रिएट करता था, जिसके कारण लोगों ने लास्ट में रिवोल्ट किया। सो दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन। इसी को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है? हैवी टैक्सेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू कलेक्शन। अब ये एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब क्या है? मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन किया है, जिस मेथड का फॉलो किया हुआ है, कौन कौन से मेथड थे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, ये जितने भी तरीके से उन्होंने कर निकाला है, रेवेन्यू निकाला है इंडिया से, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनका शोषण कर रहा था। सो डाउन द लाइन ये रेवेन्यू पॉलिसीज लोगों के ग्रीवेंसेस को बढ़ा रहे थे, और उसी का कंसिक्वेंस क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको मुझे बहुत ही क्लियर लाइन में बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है, बस एक एक लाइन में बताना है। मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा हूं आपसे बिकॉज आई एक्चुअली वांट दैट यू शुड रिवाइज दिस थिंग्स। ये रिवाइज करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार गूगल करके देख लो, या फिर इन फ्यूचर हम एनबीटी सीरीज में इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीलिम्स के पहले हम इन सीरीज को लेकर के आएंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में या स्टेट एग्जाम्स में, तो ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाए। लेकिन एक बार आपके पास में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार थे, जमींदार के थ्रू पैसा लिया जा रहा था, राइट। महलवारी सेटल में, महल मतलब एक गांव, पूरे गांव के लोग एक साथ पैसा दे रहे हैं। रेतवारी सेटल में रेत मतलब फार्मर्स, फार्मर सीधा पैसा दे रहा है। तो इस तरीके के थोड़ा सा बेसिक अगर आइडिया है तो प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप एक बार सर्च जरूर करेंगे। तो इन्हीं रीजन से इकोनॉमिक डिस्कंटेंट बढ़ रहा था और लोग रिवोल्ट करते हैं। एक मेजर सा रीजन दिखा है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। बहुत बार इंडिया में चूंकि टाइम बदल रहा था तो बाहर से कुछ फॉरेनर्स आते हैं, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, और ये चार्टर एक्ट बोलता है क्या कि अब बाहर से क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकते हैं, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आकर के यहाँ पे जितने भी लोग हैं बाहर के, उनको क्या कर सकते हैं? क्रिश्चियनिटी के बारे में बता सकते हैं, उनको ये सिखा सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस चार्टर एक्ट ने बाहर के क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज कहीं ना कहीं फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे थे, जबरदस्ती लोगों को अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट कर रहे थे। इसी का भी बैकफायर हमें कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में दिखाई दिया है। तो ये जो मैं आपको रीजंस बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली में एनसीईआरटीज में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। दे हैवंट गिवन ऑल दीज रीजंस इन सो मच ऑफ डिटेल, बट मैं इसलिए आपको करा रहा हूं ताकि आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और इसके साथ साथ में ना आपके पास में टॉपिक्स और फ्रेमवर्क भी तैयार होते रहे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पीजेंट्स एंड द सेपॉयस,
मतलब जो पीजेंट्स थे, जो आम वहां पे किसान है, पीजेंट्स है, और सेपॉइज मतलब जो सैनिक है, इनके साथ में कैसी प्रॉब्लम थी। तो पीजेंट्स का मैंने आपको बताया, सेपॉइज का बताया, राइट। इसके बाद से रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की बात हो रही थी। किस टाइप के रिफॉर्म? तो आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय वो ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स हैं, अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को हटाना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि वुमेन सती प्रथा को हटाओ, वुमेन एजुकेशन पे फोकस करो। तो इंडिया में लोगों ने ना सती प्रथा को कहीं ना कहीं, जो कि गलत सेटअप था, बट उन्होंने इस तरीके से सोचा था कि सती प्रथा हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब हमें इसको फॉलो ही करना चाहिए सती प्रथा को, ऐसे इंडियंस ने अपने मन में बैठा लिया था। और कुछ रिफॉर्मर्स जो इंडिया के थे वो ब्रिटिशर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप सती प्रथा जैसी अशुद्धियों को हटाओ। अंग्रेजों ने इन अशुद्धियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से सोचा कि ये अशुद्धि हटाने के चक्कर में हमारे धर्म में बदलाव लेके आ रहे। मतलब उनको ये लगा कि अंग्रेज अगर सती प्रथा को हटा रहा है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे धर्म में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने धर्म के साथ मजाक नहीं करने दे सकते। तो इस टाइप के जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो अंग्रेज लाने की कोशिश किए कुछ रिफॉर्मर्स की मदद से, वो भी बैकफायर कर गया, राइट एवरीवन। तो उन रिफॉर्म्स के बैकफायर करने के कारण भी रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। कहने का मतलब क्या, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। सपोज करो एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो चाहता है कि हमारे देश में सती प्रथा जैसी प्रथाएं ना हो, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जैसी प्रथाएं ना हो, कहीं ना कहीं हमारे समाज में अशुद्धियों के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो जाकर के अंग्रेजों को बोलता है कि आप हमारे समाज से ऐसी चीजों को अनलॉफुल करो, मतलब अगर कोई सती प्रथा करता है, कोई चाइल्ड मैरिज करता है, तो उसके ऊपर में केस होगा, हम उसको जेल में उठा के ले जाएंगे। अंग्रेज ये करने के लिए तैयार हो गए। तो जो बाकी लोग थे जिनके ऊपर में कानून बनाया गया, उन्होंने इस तरीके से सोचा कि ये जो कानून है कहीं ना कहीं हमारे धर्म में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सती प्रथा तो हमारे धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, चाइल्ड मैरिज तो हमारे धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, और अगर अंग्रेज हमारे धर्म में घुस रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे धर्म में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के रिफॉर्म्स ने भी लोगों को प्रिवेल किया कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट आकर रिवोल्ट करे, और रिवोल्ट ऑफ 1857 नजर आता है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स ऑफ रिफॉर्म्स, जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसके भी रिफॉर्म्स रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ है। दिस इज क्लियर, दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। अब देखो एक यहाँ पे ना रेजिमेंट को लेकर के स्टोरी है, बहुत सिंपल सा है। सेपॉय म्यूटिनी, मतलब जो वहां के सैनिक थे उन्होंने आखिरकार में म्यूटिनी क्यों किया, क्यों सैनिकों ने रिवोल्ट किया। तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। उनको ऐसा बोला गया कि जिस बंदूक को लोड करते थे उसको दांत से लोड करते थे, क्योंकि बहुत मजबूत होती थी, जो कार्टेज होता था बंदूक का लोड करने के लिए। तो ऐसा कहा गया कि जिस कार्टेज को वो लोड कर रहे हैं ना वो सुअर की चमड़ी से बना हुआ है। ऐसा किसने अफवाह फैला दिया। तो जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, वो दोनों के दोनों रिवोल्ट पे आ गए कि अब हम उस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक ये मेजर रीजन था। दूसरे और भी फैक्टर्स थे, और कैसे फैक्टर्स थे। तो जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, और उसी ब्रिटिश आर्मी में अगर कोई इंडियन काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में बहुत डिस्पैरिटीज थी। अंग्रेज हमेशा ऑफिसर पोस्ट पे आते थे, और जो इंडियंस होते थे वो हमेशा जूनियर पोस्ट पे होते थे, बहुत छोटे रैंक्स पे होते थे। जो अंग्रेज थे उनके प्रमोशन ज्यादा जल्दी होते थे, इंडियंस के प्रमोशन नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। अगर कोई इंडियन और कोई अंग्रेज सेम पोस्ट पे है तो अंग्रेज की सैलरी बहुत ज्यादा होगी, इंडियंस की सैलरी बहुत कम होगी। तो इस टाइप में भी सेपॉयज के बीच में या फिर सोल्जर्स के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज किया गया, जिसके कारण हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 नजर आया। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सिंपल, बहुत ही कम शब्द में बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत लंबा जाए, बट ऑल्सो कंटेंट बहुत कम हो जाए। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डू नॉट वांट। इसलिए थोड़ा सा फोकस करेंगे। आधे घंटे के अंदर में मैं आपको ये 90 ईयर्स कवर करा दूंगा। हाँ, एक चीज और है, इनकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे लंबी वीडियोस में। अभी बस जो एनसीईआरटी में दिया है उसको फटाफट करेंगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आप इसके थ्रू एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको अटेंटिवली पढ़ना, और जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको जाके गूगल पे सर्च करना, सेल्फ स्टडी करना, तभी एग्जाम निकलेगा। कोई एकेडमी एग्जाम नहीं निकलती। इट इज द सेल्फ स्टडी दैट हेल्प्स यू टू क्लियर द एग्जाम, राइट। पावर आईएएस पे देयर इज अ टीम जो मदद करेगी आपकी सेल्फ स्टडी में, राइट। सो जस्ट वर्क हार्ड एंड लेट्स डू इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दिस, बट फिर भी एक बार देखते हैं फटाफट क्या है सोशल कॉज। तो डिसकंटेंट विद द ब्रिटिश पॉलिसीज, जितने भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं इंडिया के प्रैक्टिसेस को, कल्चर को डिग्रेड करने की बात कर रहे थे, उसके कारण हुआ। दूसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स कैसे? अगर इंडिया से आप किसी चीज को बहुत मेजोरिटी में इंपोर्ट करके इंग्लैंड ले जा रहे हो और उसका मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में आप इंडिया के लोगों के जो रिसोर्सेस उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही थी, यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो मशीनरीज चल रही थी, वो बंद होने लग गई। आप यहाँ पे उन मशीनरीज की जगह इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि यहाँ के लोगों की जॉब खत्म होने लग गई। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, बहुत सिंपल है,
एक्सप्लॉइटेशन, आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे लोगों की जॉब्स भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। एक सोशल रिफॉर्म्स, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स के कारण डाउन द लाइन जो ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस उनके बीच में गैप बढ़ते जा रहा था। एक और रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताया, एजुकेशनल एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। यहाँ पे ना दो चीज आता है, एक आता है ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, और एक आता है एंग्लिसिस्ट। क्या है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट? ये एक्चुअली में दो लोगों थे, ये दो विचारधाराएं, आइडियोलॉजी, इनके बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट होता था। जो एंग्लिसिस्ट है ना, ये बोलता था कि इंडिया में जो भी एजुकेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, वेरी इजी वेरी सिंपल। ओरिएंटलिस्ट कहता था कि हम जो भी पढ़ाएंगे अपने लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जो देश की भाषा है हिंदी में पढ़ाएंगे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट हुआ कि अगर हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं, जैसे आप आगे देखोगे वुड्स डिस्पैच आता है, 1813 चार्टर एक्ट के बाद में हर साल इंडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात की जाती है, अलग अलग कोचिंग्स और कॉलेजेस खुलते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज खुलते हैं, राइट। तो वहां पे एक इशू आ रहा था कि हम उसको इंग्लिश में करेंगे या फिर हम उसको इंडियन लैंग्वेज में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजों के बीच में भी ना बहुत कंफ्लिक्ट आया और लोगों का ऐसा मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू इंडिया में ये इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करेंगे, इंडियन कल्चर को हटा देंगे धीरे धीरे करके, तो हम थ्रेट में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका भी बैकफायर हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में नजर आया। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी जमींदार थे, राइट, इंडिया में, जो उस वक्त, जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट में देखा कि जमींदार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो जमींदार का बेसिकली रोल रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या था? क्या वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे या फिर इंडियंस की तरफ से इंडियन के मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप इसका रिप्लाई आपको पावर आइज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके यू कैन सी द रिप्लाई, राइट। और अदरवाइज हम इसको अगले वीडियोस में भी डालेंगे। इट्स ओके ऑल ऑफ यू। ये मैंने आपको बता दिया राइफल वाला इशू कि वो सुअर की चमड़ी वाला, दिस इज समथिंग क्लियर। नेशनल मूवमेंट्स जो भी था जिसमें रिफॉर्म्स की बात की रही थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्पिरिचुअल लीडर्स एंड ग्रुप, मतलब दीज आर द सम बेसिक रीजंस जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 होता हुआ नजर आता है। इन सारे रीजंस को आपको ध्यान में रखना है। मैंने इसको बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से समझाया ताकि आपका टाइम कम लगे लेकिन कंटेंट आपके पास अच्छा हो, राइट। अब अगर फटाफट देखें कि क्या की इवेंट्स रहे हैं इस रिवोल्ट में, व्हाट आर द की इवेंट्स इन द रिवोल्ट, तो देखो क्या है। ये स्टार्ट होता है, मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर में मार्च 1857 में सबसे पहली बार इस रिवोल्ट की शुरुआत करते हैं, मंगल पांडे। उसके बाद में क्या होता है, लगभग 9 मई को जितने भी सिपॉयज थे, सोल्जर्स थे मेरठ के आसपास के, वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है कब, डेट याद रखेंगे, 9 मई 1857। और 10 मई को ये लोग मेरठ से चलते चलते दिल्ली आते हैं, लाल किला के पास में। उस वक्त दिल्ली में जो मुगल शासक है, जो सबसे लास्ट मुगल शासक थे, उनका नाम क्या था? आई थिंक इसमें उनका नाम दिया होगा, यस, दिस इज बहादुर शाह जफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के समय में सबसे अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो उनका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर। इनके पास वो पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के रिवोल्ट की शुरुआत होती है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इंसान कहां से रिवोल्ट को लीड कर रहा था। तो जैसे मैंने लिख दिया है, मंगल पांडे जो है इन्होंने रिवोल्ट की स्टार्ट की है, कहां से? बैरकपुर पोस्ट से, जो कि आर्मी में स्टार्ट किया। फिर नाना साहब इन्होंने कानपुर से शुरुआत की। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से शुरुआत की, राइट। बेगम हजरत महल इन्होंने कहां से? लखनऊ, अवध लखनऊ से शुरुआत की। तात्या तोप ये भी थे जिनका गुरिल्ला टैक्टिक बहुत ही फेमस था अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो मतलब ये कुछ 4-5 लोग हैं। इनमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने रिवोल्ट को कहां से स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट ऑलवेज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलो फटाफट आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो रिवोल्ट हुआ है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या रिजल्ट रहे हैं। तो सबसे बड़ा रिजल्ट तो ये रहा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर से दिखा देता हूं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके सामने बनती रहनी चाहिए। दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। क्या था सबसे बड़ा इसका आउटकम? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसका सबसे बड़ा आउटकम होने का रीजन था, यस दिस इज द रीजन, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था और 1857 के बाद किसका शासन स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि क्राउन रूल, महारानी का शासन, राइट। 1857 के पहले किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 के बाद किसका शासन है? क्राउन रूल है। क्यों क्राउन रूल? क्योंकि 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने लगभग पैन इंडिया में सारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स को हरा दिया है। नाना साहब भी हार चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हार चुके हैं, बेगम हजरत महल भी हार चुके हैं, यहाँ तक कि आप देखो लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वो भी हार चुके हैं। तो पूरे इंडिया पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब किसका कंट्रोल आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हमने ट्रेड करने के लिए भेजा, व्यापार के लिए भेजा, आखिरकार अगर वो पूरी की पूरी कंपनी इंडिया पे शासन जमा चुकी है, इंडिया में अपना शासन शुरुआत कर चुकी है,
तो नाउ दैट वहां पे सिर्फ अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा इंडिया का अफेयर रेगुलेट नहीं हो सकता, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और तब जाकर के क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू, लेट मी सी वेयर वी कैन सी दिस, यस। उसके बाद जाकर के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, और यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा रूल स्टार्ट हो गया इंडिया पे। मतलब अब इंडिया डायरेक्टली किसके अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर, स्पेशली क्राउन रूल के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अब हटा करके इनके जगह पे कौन आ गए, वाइसरे ऑफ इंडिया। अब आपसे क्वेश्चन मेरा यही है कि सबसे पहले इंडिया के वाइसरे कौन थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता जस्ट गो एंड चेक इन दी गूगल पर फटाफट जाकर के चेक करो, क्योंकि यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से सबसे पहले क्या आते हैं, वाइसरे आते हैं। उसके पहले कौन थे, गवर्नर जनरल थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने सबसे पहले क्या किया, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटा करके यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल यानी कि क्राउन का रूल को स्टैब्लिश कर लिया। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस इज व्हाट इज गिवन। इसी चीज को मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे कंसाइज में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट मी शो यू डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको बता दिया ईस्ट इंडिया कंपनी अब डिसॉल्व हो चुकी है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट रूल। सीधी सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हट गई तो वहां पे डायरेक्ट रूल किसका हो गया, क्राउन का, यानी कि अब इंग्लैंड का डायरेक्ट शासन हो गया किस पे, इंडिया पे। दिस इज क्लियर। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइसरे, ये भी मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट वाइसरे का हुआ है। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइसरे थे, एज आई सेड, मैंने आपसे पूछा था। फिर काउंसिल्स ऑफ इंडिया, अलग अलग काउंसिल्स इंडिया में स्टार्ट हो गए, और इस एक्ट के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में रिफॉर्म करना भी शुरू कर दिया गया। क्यों शुरू कर दिया गया, क्योंकि इस एक्ट के बाद में अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह किसका शासन शुरू हो गया, ब्रिटिशर्स का। यानी कि ब्रिटिशर्स अब अपने अकॉर्डिंगली इंडिया में चेंजेस भी लाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने हिसाब से इंडिया में रिफॉर्म्स भी लेकर के आएगी। दिस इज व्हाट इज गिवन, और इसी चीज को हमने कवर अप कर लिया, राइट एवरीवन। जो दूसरा चैप्टर है दैट इज सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। नेटिव्स को हम कैसे, यहाँ के रहने वाले लोगों को कैसे हम सिविलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से हम देश को पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हमने कर लिया। म्यूटिनी दैट बिकम पॉपुलर, मैंने आपको बता दिया कैसे म्यूटिनी पॉपुलर हो गई, राइट। मंगल पांडे, बैरकपुर बता दिया। मेरठ में कब स्टार्ट हुआ था, 9 मई को। दिल्ली कब आते हैं, 10 मई को। दिल्ली से कौन रूलर था, बहादुर शाह जफर, ये मैंने करा दिया, राइट। इसको एक बार फटाफट देख लेंगे आप लोग। ये है आपके बहादुर शाह जफर, उनकी फोटो भी आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, राइट। रानी लक्ष्मीबाई, मैंने कहा झांसी से लड़ रही थी। मतलब मैं एक हाई यील्डिंग कंटेंट को बहुत कम स्पेस में स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूं। आप अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये पूरा का पूरा लिटरेचर आप कवर कर सकते हो। नाना साहब मैंने बताया कानपुर से लड़ रहे थे, राइट एवरीवन। वीर कुंवर सिंह कहां से थे, बिहार से थे। तो इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट था, दिस इज समथिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने अलग अलग डायमेंशंस में आकर के कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविलाइजिंग द कंट्री, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। मतलब क्या है कि अब हम इंडिया में किस तरीके से इंडियंस को एजुकेट करेंगे, इंडियंस को कैसे सिविलाइज करेंगे। अल्टीमेटली गोल क्या है ब्रिटिशर्स का, तो अल्टीमेटली गोल बस एक ही है कि जितने भी इंडियंस हैं इन सबको इस तरीके से पढ़ाओ कि बाद में ब्रिटेन चले जाए, ये बाद में इंग्लैंड के कल्चर को अडॉप्ट कर ले। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी किन दो लोगों के बीच में आएगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आपको बार बार ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। कौन थे ओरिएंटलिस्ट, अभी मैंने बता दिया। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो यहाँ के लोकल ट्रेडिशन को, जो आम ट्रेडिशन है, जो भी प्रथाएं यहाँ पे भारत में फॉलो की जा रही है, उसको प्रमोट कर रहे थे। एंग्लिसिस्ट कौन थे, जो इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश फिलोसफी को प्रमोट कर रहे थे। उनका कहना था कि इंडिया में इंग्लिश वाली फिलोसफी को अडॉप्ट करना चाहिए। Are you reading this? तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिबेट होना स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज का मैंने नाम दिया हुआ है, बट मैं एक नाम आपको जिक्र करता हूं, जेम्स मिल का। क्योंकि जेम्स मिल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जेम्स मिल वो पर्सनालिटी है जिसने सबसे पहली बार क्या किया था, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको डिफरेंशिएट किया था। उसने एंशिएंट इंडिया को बोला था कि इसको हम बोलेंगे हिंदू हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया का उसने नाम क्या रखा था, मुस्लिम हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया का नाम क्या रखा था, ब्रिटिश हिस्ट्री। इस तरीके से उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में, हिंदू हिस्ट्री किसके लिए, एंशिएंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए। मुस्लिम हिस्ट्री किसके लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। और इंग्लिश हिस्ट्री किसके लिए, आधुनिक मॉडर्न इंडिया के लिए। आर यू गेटिंग दिस? यही जेम्स मिल ने यहाँ पे भी एक मेजर रोल प्ले किया, और वो हमेशा से सपोर्ट किसको करता था, एंग्लिसिस्ट को। और वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक किसका था, ओरिएंटलिस्ट का। उसका ये मानना था कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट हैं उन सबको हटा दो, हम यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। हम इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करेंगे, और हम इंडियंस को ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन का कल्चर और लैंग्वेज इंडिया से रिच है।
तो अगर आप ब्रिटेन कल्चर को अडेप्ट करेंगे तो आपका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। ये जेम्स मिल ने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर पर्सनालिटीज है, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेलिंग में देख सकते हैं। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि चैप्टर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फटाफट देखेंगे कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में बात की है। देखो ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज बता रहा हूँ ये आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा बहुत बल्क में। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इसके बाद आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगे तो बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहला है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। मतलब क्या है कि सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया 1835 में। इसने बोला कि हम इंग्लिश को हायर एजुकेशन का एक मीडियम बनाएंगे। मतलब जो भी कुछ हायर एजुकेशन पढ़ाया जाएगा किस भाषा में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में। यानी कहीं ना कहीं एंग्लिसिस्ट को फॉलो कर रहा है, ओरिएंटलिस्ट को नहीं कर रहा है। एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? एंग्लिसिस्ट विचारधाराओं को प्रमोट कर रहा है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कलकत्ता, मद्रास, बनारस कॉलेज। मतलब जितने भी ओरिएंटलिस्ट चीजों को प्रमोट करने वाली संस्थाएं हैं, जो संस्कृत कॉलेजेस हैं, संस्कृत वाली जगहों हैं, मराठास मतलब बनारस में जो भी ऐसे संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उन सभी को ये बंद करने की बात कर रहा है। मतलब इसका पूरा का पूरा जोर किस पे, एंग्लिसिस्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल। और इसी के बाद में इंग्लिश के टेक्स्ट बुक स्कूल में बनना स्टार्ट हो गए। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स पूरे पूरे देश में चलेंगे और सब लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे। इस टाइप के कुछ मेजर चेंजेस आए किससे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द स्टॉपिंग और प्रोहिबिशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको रोकने के काम इनमें से कौन सा एक्ट कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। वुड्स डिस्पैच को इश्यू किसने किया है, चार्ल्स वुड ने किया हुआ है। और इसके थ्रू एक नई एजुकेशनल पॉलिसी की शुरुआत होती है जो कि प्रमोट किसको कर रहा है, एंग्लिसिस्ट लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, एंग्लिसिस्ट एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है ओरिएंटलिस्ट के ऊपर में। इसके थ्रू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई है कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। मतलब इसने प्रपोज किया था कि हमें कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे जैसे महानगरी में, बड़ी बड़ी शहरों में भी यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करना चाहिए। और किस लैंग्वेज में करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। किसने इसको रेकमेंड किया था, तो वुड्स डिस्पैच ने रेकमेंड किया था 1854। ईयर तो याद ही रखना। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसने बोला कि हम इस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करेंगे कि वो ब्रिटेन के ट्रेड इंटरेस्ट को फॉलो करें। मतलब लोगों को इस तरीके से पढ़ाओ कि वो एक्चुअली में ब्रिटेन में ट्रेड जो हो रहा है ना उसको प्रमोट करे, उनके लिए वो एक सरप्लस हो, एक एसेट हो ब्रिटिशर्स के लिए। इंडिया में जो लोग पढ़ के जाएं वो ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट करे, इस तरीके से एजुकेशन दो। कहीं ना कहीं इसमें हमने देखा है कि रोल ऑफ मिशनरीज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मिशनरीज ने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है एजुकेशन इंडिया में। और वो एजुकेशन किसके फायदे के लिए था, तो वो एजुकेशन था इंग्लिश के फायदे के लिए। इंग्लिश पॉलिसीज में आपको दिखेगा कि वो पूरा पूरा ब्रिटिशर्स को इंपैक्ट कर रहा था, इंग्लिश को प्रमोट कर रहा था। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी में कवर करने की बात की गई है। दिस इज व्हाट इज गिवन हियर, हाउ ब्रिटिश एजुकेशन ट्रेडिशन ओरिएंटलिस्ट का, राइट, ओरिएंटलिस्ट का क्या ट्रेडिशन था, इसको लेकर के कुछ पर्सनालिटीज है जिसमें मैंने आपको जेम्स मिल के बारे में बताया, उनका क्या रोल है। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, कि किस तरीके से ईस्ट वालों ने इंडिया में एरर किया है ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज को रोक करके एंग्लिसिस्ट यानी कि अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करके, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और उसके बाद से एजुकेशन ऑफ कॉमर्स, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एक्ट्स आए और अलग अलग एक्ट्स के थ्रू अलग अलग पॉलिसीज आई हुई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि इंपैक्ट ऑन लोकल स्कूल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहला क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पाठशालास। सबसे पहला कि अगर आप ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज को नहीं प्रमोट कर रहे, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा को प्रमोट कर रहे हो, तो जो इंडियन पॉलिसीज है, इंडियन लैंग्वेज है, इंस्टीट्यूशन वो धीरे धीरे करके बंद होना स्टार्ट हो गई। दूसरा, रिपोर्ट्स लाइक फ्रॉम विलियम एडम हाईलाइटेड द नीड फॉर रिफॉर्म इन लोकल एजुकेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम एडम ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और वो ये कहा उन्होंने कि इंडिया में जो रिफॉर्म्स हम लेकर के आ रहे हैं वहां पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, वी मस्ट प्रमोट इंडियन कल्चर एज वेल। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी चीज से यहाँ पे क्लियर होता है कि हम किस तरीके से, इन लोगों का भी एक मेजर इंफेसिस था कि हम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट करें। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। आप एक बार इसको रीड करेंगे, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, न्यू रूल्स, न्यू लाइंस। इसी चीज को एनसीईआरटी ने बहुत डेप्थ में कवर करने की कोशिश की है, जिसका हमने आपको एक समरी दिया। एंड द समरी इज हाईली इफेक्टिव, हाईली यील्डिंग। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये सारे एग्जाम ने कवर कर लिया। विलियम जोन्स, थॉमस मैकॉले। पाठशाला क्या था, तो पाठशाला मतलब जो यहाँ के ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज को प्रमोट करने वाली सिस्टम है, जो ओरिएंटलिस्ट कल्चर को प्रमोट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाठशाला, राइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्कूल, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में पाठशाला। आज भी आप पाठशाला वर्ड का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग।
नेक्स्ट है चैप्टर 7 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। देखो ये जो चैप्टर है ना, आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज का पता चलेगा कि इंडिया में किस तरीके की अशुद्धियां एग्जिस्ट कर रही थी और उन अशुद्धियों को खत्म करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत थी, किस टाइप की अशुद्धियां एग्जिस्ट कर रही थी। तो फटाफट क्विकली मैं आपको बता दूं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। देखो इंडिया में अगर मैं इम्प्यूरिटीज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट, सॉरी, यस, इफ आई टॉक अबाउट इम्प्यूरिटीज, राइट, तो दो तरीके की थी। एक तो था समाज में सोशल, और एक तो था धर्म में रिलीजियस, राइट। सोशल इंप्योरिटीज कैसा, तो इसमें आप देखो वुमेन एजुकेशन को ये लोग प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे थे, राइट, एक तो ये था। दूसरा, ये लोग सती प्रथा को प्रमोट कर रहे थे। तीसरा, ये लोग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को प्रमोट कर रहे थे। चौथा, ये लोग इलिटरेसी को प्रमोट कर रहे थे, राइट, अनपढ़गिरी जितनी रहे, जितने लोग अनपढ़ रहे उतना अच्छा, इस टाइप के इश्यूज थे। रिलीजन में मल्टीपल गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, बहुत सारी प्रथाओं को फॉलो करना पड़ रहा है जो लॉजिकली सही नहीं है। तो इसी को हटाने के लिए एक ईश्वरवाद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोथीज्म, मतलब आप बस एक भगवान को फॉलो करिए, उससे ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा राम मोहन रॉय, बहुत लोगों ने मोनोथीज्म को प्रमोट किया कि एक ईश्वरवाद, बस एक ईश्वर को प्रमोट करिएगा, आपका शोषण नहीं होगा, कोई आपसे जबरदस्ती कोई प्रथा फॉलो करने के लिए नहीं कहेगा, सबका मालिक एक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोथीज्म, एक ईश्वर, इस टाइप की चीजें। या फिर कल्चर या फिर ट्रेडिशन के फॉर्म में वो लोग ब्लाइंड हो जाते थे, राइट। कोई भी आके बोल दे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अपने बच्चों को पढ़ा दोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर आपके घर में ये कष्ट आ जाएगा, इस टाइप के ब्लाइंड फेथ्स होते थे, वो सबके सब काउंटर करना इंपॉर्टेंट था। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज है, कहीं ना कहीं रिलीजियस इश्यूज है। अब ये जो सोशल और रिलीजियस इश्यूज हैं, इन्हीं इश्यूज को हटाने के लिए समाज में बहुत सारे सुधारक आए। सुधारक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, और जितने भी रिफॉर्मर्स आए वो अलग अलग लेवल पर रिफॉर्म्स करने की बात की है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ना बहुत कम रिफॉर्मर्स के बारे में दिया हुआ है, राइट, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में रिफॉर्मर्स को कवर किया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय, थोड़ा सा फैक्चुअल है ये चैप्टर, बट इसको याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा फैक्चुअल है। राजा राम मोहन रॉय ने किस चीज की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज। कौन से समाज की स्थापना की है, ब्रह्मो समाज की। और पूरे के पूरे टाइम इन्होंने, याद रखेंगे, मोनोथीज्म, इसको प्रमोट किया। मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है, एक ईश्वरवाद। बहुत लैंग्वेज थे जो ये जानते थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इनके पास में। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो राजा राम मोहन रॉय की कुछ किताबें हैं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, परसेप्ट्स ऑफ जेसिस, इस टाइप की बुक्स बहुत पॉपुलर है जो मोनोथिज्म को प्रमोट करती है, राइट। इन्हीं की मतलब एक एफर्ट के कारण कहीं ना कहीं सती प्रथा को बैन करने में बहुत बड़ी सहयोग मिला था 1829 में, मतलब सती को बैन करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सेकंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्पेशली विडोज, जितनी भी विधवाएं हैं, उनकी शादी और वुमेन एजुकेशन, औरतों को पढ़ाओ, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया है। ये बेंथुने स्कूल, BENTHUNE, बेंथुने स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे हैं काफी साल तक, और इन्होंने बेंथुने स्कूल के थ्रू वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये नोट्स देख रहे हो, अगर आप ये क्लास देख रहे हो, तो ये नोट्स को लिखते चलो साथ में, ताकि आपका हैंड टू हैंड नोट्स भी कवर अप होते रहे। बाकी आपको PPT मिल जाएगा, बट इसको और डेप्थ में कब कवर करेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स को हायर एकेडमिक्स में पढ़ रहे होंगे। अभी बस ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किसके बाद आ रहा है, ताकि आपके पास में आपका सिलेबस और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए टॉपिक्स की। ज्योतिबाई फुले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योतिबाई फुले ने बैकवर्ड क्लास में जितने लोग हैं जो सफर कर रहे हैं उनको प्रमोट करने की बात की है। उनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, तो ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने मिलकर के ना बैकवर्ड क्लास को बहुत प्रमोट किया है। सत्य शोधक सभा, ज्योतिबाई फुले ने उसको शुरुआत किया था, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी। सत्य शोधक सभा का काम क्या था, तो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे लेकर के आओ। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो सत्य शोधक सभा के जो फाउंडर है, संस्थापक है ज्योतिबाई फुले, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो माली कम्युनिटी, याद रखना, माली मतलब गार्डनर, माली कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। और गुलामगिरी या फिर एक सत्याधर्मा करके एक किताब है, और जो दो किताब इन्होंने लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन किताबों के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछता है, राइट। सार्वजनिक सत्याधर्मा एक किताब है, और दूसरी किताब का नाम है गुलामगिरी। ये दो किताब इन्होंने लिखा है। राजा राम मोहन राय ने दो किताब कौन सी लिखी है, तो परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस एंड गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये दो किताब इनकी भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। एंड पंडित रामाबाई, इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन के बारे में फोकस किया है, और इन्होंने स्कूल्स भी स्टैब्लिश किया था विधवाओं के लिए, और उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने को लेकर के बहुत सारा काम भी किया हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीवन। चलो अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और पर्सनैलिटीज है, फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है।
सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि वेदांत की फिलॉसफी को प्रमोट करते थे और स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारा टाइम अपने यूथ के एजुकेशन में, यूथ को एक दिशा दिखाने में बिता दिया, यूथ को कैसे अपने लाइफ को चूज करना चाहिए। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। और उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन, जिसकी शुरुआत किसने की है? विवेकानंद ने की है। थोड़ा सा क्लास पास हो रहा है क्योंकि अभी 15 मिनट के बाद मेरी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, राइट। बट मैं चाह रहा हूँ कि उसके पहले मैं आपको पावर आईएएस की समरी दे दूं, राइट एवरीवन। तो दैट इज द रीजन वाई थोड़ी सी मैं क्लास को तेज लेकर के चल रहा हूँ। बट आप ये पीपीटी के बाद में, इस क्लास के बाद में इस बुक्स को पढ़ोगे ना तो बहुत स्मूथली चीजें कवर अप होती जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया कि इन्होंने एक स्पीच दिया था शिकागो में 1893, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, यस 1893 में, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया क्योंकि उन्होंने स्पीच में क्या बोला था? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई और बहनों। अमेरिका में यूनिटी और इंटीग्रिटी में ब्रदर और सिस्टर का वर्ड कोई यूज ही नहीं करता था, सब लोग कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। पहली बार उनको पता चला कि यूनिटी हम इस तरीके से इंपोज कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन स्टिल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन यूथ को लेकर के बहुत बड़ा है। तो इनसे बस एक चीज याद रखना कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी इन्होंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट, राइट, और बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसी पर्सनालिटीज है जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे होम रूल लीग जैसी संस्था है, इनको हायर क्लासेस में पढ़ना है। एक्चुअली में ये सब आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैंने इसको इसलिए ऐड किया ना ताकि आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आगे जब मैं इसको पढ़ाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना फेस हो, राइट एवरीवन। एक है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी माना गया है, राइट। महात्मा गांधी को इन्होंने आदेश दिया था कि जब आप इंडिया आते हैं तो 1.5 साल पूरे देश का भ्रमण करिए और देखिए किस देश के किस भाग में कौन सी समस्या है, उसके बाद उस समस्या का समाधान करेंगे। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी कौन है? ये पॉलिटिकल गुरु भी है। दैट इज द रीजन वाई गोपाल कृष्ण गोखले इज इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से बहुत सारे कास्ट रिफॉर्म्स आते हैं, इनको हमने कवर कर लिया। लाइक ज्योतिबा फुले इज देयर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज देयर। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पिछले वर्ग के लोगों को प्रमोट करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स। अब आप एक बार इसको रीड करेंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे ही सोशल रिलीजियस मूवमेंट आते हैं, मतलब जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप में, यानी कि सामाजिक रूप में या फिर धार्मिक रूप में समाज में बदलाव आना शुरुआत होता है, उसी के बाद में हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, एक नई दिशा में चला जाता है। क्यों एक नई दिशा में आता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब के सब अब नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना रखना शुरू कर देते हैं। उनको ये चीज समझ में आ जाता है कि नेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। वी हैव कवर्ड ऑल दिस एनसीईआरटी में, आप एक बार फटाफट देखेंगे। देखो 1870 से लेकर के 1940 तक। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, सो दैट कंफ्यूजन ना। देखो जैसा ही 1857 का रिवोल्ट आता है ना, वैसे ही पूरा इंडिया में लोग को राष्ट्रीयता की भावना समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि 1857 रिवोल्ट में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी लीडर टॉप में नहीं था जो सबको कमांड करे। मतलब रानी लक्ष्मीबाई अलग लड़ रही हैं, तात्या टोप अलग लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल अलग लड़ रही है, नाना साहेब अलग लड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जो जहां से जिस सेंटर पे वो अलग लड़ रहा है, कोई एक साथ आके नहीं लड़ रहा। मतलब वहां पे एक टॉप लीडर का फेलियर दिख रहा है। उसी चीज को इंप्रूव किया है हमने कब? जब हम जाकर के गांधीयन फेज के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गांधीयन फेज में हम ये देखते हैं कि गांधी जी एक टॉप ऑफ द लीडर ऊपर बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नन कॉपरेशन करना है, सिविल डिसोबीडियंस करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट करना है। तो पूरा देश उनको सहयोग करता है, इसलिए उनके जो आंदोलन थे ना बहुत मजबूत होते थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान टॉप पे बैठा है और वो पूरे देश के मूवमेंट को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। 1857 में क्या हुआ? एक इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, तीसरा इंसान अपने हिसाब से चल रहा है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? फूट डालो राज करो, डिवाइडेड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, एक से दूसरे को लड़ा रहे हैं और राज कर रहे हैं। इसी कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 फेलियर देखा गया। और इसी फेलियर के बाद में लोगों को समझ में आया कि अब हम सबको अलग अलग लड़ने की जगह एक साथ लड़ना चाहिए। और वहां से क्या स्टार्ट होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर आना शुरू होती है, जो बाद में जाकर फ्रीडम स्ट्रगल में एक मेजर रोल प्ले करती है देश को आजाद कराने में। तो अगर मैं इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भाग में बांटू तो 3 अलग अलग भाग में बढ़ते हैं। एक आएगा मॉडरेट, मॉडरेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? नरम दल। फिर आएगा एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? गरम दल। और फिर आते हैं रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी। मतलब नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी, इस टाइप के 3 अलग अलग लेवल पे अलग अलग विचारधाराएं आती है। और इन विचारधाराओं के लोग अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं जब तक देश आजाद नहीं होता। मॉडरेट्स कौन थे? तो ये वो लोग थे जिनका मानना था कि प्रेयर और पिटीशन, मतलब प्रार्थना करके लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना रिक्वेस्ट करके हम अंग्रेजों से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज कभी भी प्रेयर और पिटीशन की बात में सुने ही नहीं। तब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट।
एक्सट्रीमिस्ट का कहना है कि अब हम रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके अगेंस्ट आकर के रोड पे खड़े होंगे, नारे लगाएंगे। अंग्रेज इनकी बात भी नहीं सुनते। फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, बोलते हैं कि हम असेंबली में बम मार देंगे, हम जनरल डायर को गोली से मार देंगे, हम किसी के ऊपर भी गोली चला देंगे, मतलब हम अब क्रांतिकारी मेथड को अपनाएंगे। जब ये तीनों फेलियर हो जाते हैं, मतलब ये तीन उतना रिजल्ट नहीं ला पाते हैं देश को आजाद करने में, तब आता है चौथा गांधीयन फेज, महात्मा गांधी का टाइम, और यहां से स्टार्ट होता है गांधीयन आइडियोलॉजी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, नन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन मूवमेंट्स के थ्रू आपको देश को आजादी मिलती है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है जिस तरीके से आपकी हिस्ट्री चल रही होगी, जिसका मैंने आपको एक यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है। तो फटाफट देख लेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस वीडियो के थ्रू स्टैंडर्ड 8 की बुक आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो इस वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न इंडिया का सिलेबस क्या है। अब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कवरेज, मतलब हर टॉपिक के ऊपर ऊपर पार्ट को टच करते हुए जा रहे हैं, ताकि हमको पता चले एक टॉपिक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। अगले क्लासेस में हम थोड़ा वर्टिकल कवरेज करेंगे, सबके डिटेलिंग में पढ़ेंगे, मॉडरेट्स की और आइडियोलॉजी क्या थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनता है, राइट। बिकॉज अभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। सो लेट्स वर्क ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। सो लेट मी शो यू फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो अब देखो कौन कौन से इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता कैसे उठती है। तो कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने इन सभाओं का नाम दिया हुआ है क्योंकि आपको कहाँ मिलेंगे, आपको स्पेक्ट्रम की बुक से मिलेंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करने में बिलीव करते हो, जो मुझे लगता है कि करना भी चाहिए, तो आप एक बार इन सभाओं को जाकर स्पेक्ट्रम में देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसका क्या रोल था, कब स्टार्ट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में कवर करूं तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एनबीटी सीरीज में इसको और डिटेल में कवर करेंगे आने वाले टाइम में, बट एक बार इसको देख लो। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, राइट एवरीवन। तो इस टाइप के ना कुछ कुछ ब्रिटिश रूल आते हैं। एक तो आता है आर्म्स एक्ट 1878 में। आर्म्स एक्ट आता है तो वो सीधा कहता है कि जितने भी इंडियंस है ना, उनके पास में आर्म्स औजार है, बंदूक नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास में बंदूक है तो वो आर्म्स एक्ट का वायलेट कर रहे हैं, और फिर हम उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। यानी कि अब बंदूक कौन रख सकता है, सिर्फ अंग्रेज रख सकते हैं, इंडियंस नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर में प्रेशर हो रहा है कि आप अंग्रेजों के अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते, पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लॉर्ड लिटन ने इसकी शुरुआत की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, राइट। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब अब आप कोई भी चीज छाप रहे हैं जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में, तो उस पर अंग्रेज सेंसरशिप लगाएगी, आपके पूरे प्रेस के ऊपर में सेंसर लगाया जाएगा। कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं आप छाप सकते जो भारत में इंडियन नेशनलिज्म, मतलब भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रमोट करे। लोग एक साथ सोचे कि हम सबके साथ पीड़न हो रहा है तो हम सब एक साथ खड़ा होकर अंग्रेज के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना चाहिए, ऐसी कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट ना कर, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। बाद में इसको हटा दिया जाता है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसमें क्या था कि अगर कोई इंडियन जज है तो वो किसी फॉरेनर को, यूरोपियन को सजा नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज ही देगा, इंडियन जज नहीं दे सकता। ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी था। तो इन कंट्रोवर्सीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन सभी के कारण भी कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए, और फिर मॉडरेट के बाद किसका फेज आने लग गया, एक्सट्रीमिस्ट का, गरम दल का, राइट एवरीवन ऑफ यू। इसमें थोड़ा सा एक दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि किस तरीके से, यस दिस इज दैट पार्ट। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस रोल प्ले करती हैं और पूरे देश की आजादी में एक मेजर रोल इनका होता है, अहम मुद्दा ये निभाती है, राइट। तो अब की लीडर्स कौन कौन है, तो फटाफट देखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ रही है तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने थे, लगभग 72 डेलीगेट्स आते हैं। 1885 में मीटिंग होती है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी। ये सब क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट लीडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स है जिन्होंने किसको स्टैब्लिश किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने के बाद हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ने के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। कहां से देखने को मिलता है ये, तो ये हमें देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद। और फिर जाकर के हम देखते हैं कि 1905 में सबसे पहली बार स्वदेशी मूवमेंट आता है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में क्यों आता है, क्योंकि 1905 में इन लोगों ने एक बहुत तगड़ा सा मूवमेंट किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अब हम बंगाल को अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। मतलब यहां पे क्या होगा, स्प्लिट ऑफ बंगाल, स्प्लिट ऑफ बंगाल या डिवीजन ऑफ बंगाल। बंगाल को दो पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि बंगाल से बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरा बंगाल को इन दो पार्ट में तोड़ दें। जो क्रांतिकारी वाले पार्ट है ना, उसको अलग तरीके से रूल करें और बाकी पार्ट को अलग रूल करें, और हिंदू मुस्लिम क्रिएट कर दें। मतलब एक पार्ट बंगाल का जहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा है
उसको एक अलग राज्य बना दे, और दूसरा पार्ट बंगाल का जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा उसको एक अलग राज्य बना दे, और दोनों के बीच में कॉम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक दंगे कराते रहे, जिसके कारण बंगाल से क्रांतिकारी आना कम हो जाए और अंग्रेजों को रिवोल्ट करने वाले, रेसिस्टेंस करने वाले लोग खत्म हो जाए। इसलिए 1905 में स्प्लिट ऑफ बंगाल देखा गया। जैसे इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, पूरे देश ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट का मकसद क्या था? तो स्वदेशी मूवमेंट का एक सिंपल सा पर्पस था कि अब हम अंग्रेजों के अगेंस्ट में इस तरीके का एक आंदोलन लेके आ रहे हैं जहां पे हम अंग्रेजों के दिए हुए बनाए हुए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने देश के बनाए हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर रॉलेट सत्याग्रह आता है, नन कोऑपरेशन आता है, सॉल्ट मार्च होता है, और फिर खिलाफत मूवमेंट आता है। बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी ने 3 रीजनल मूवमेंट्स किए। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और आपका खेड़ा, राइट। 3 छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पे उन्होंने मूवमेंट्स, आंदोलन चलाए। उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, इसका नाम क्या था? नन कोऑपरेशन। पूरे देश में खिलाफत के मुद्दे को लेकर के, अब खिलाफत क्या है इसको डिटेल में आने वाले बैचेस में देखेंगे। नन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ जोड़ा, और अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट पूरे देश में उन्होंने एक पूरा एक आंदोलन शुरू कर दिया, जहां पे सब एक साथ खड़े होकर के अंग्रेजी चीजों को जला रहे थे, जो भी स्वदेशी चीजें थी उनको जला रहे थे, और इंडियन वाली चीजों को अपना रहे थे। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट में आना छोड़ दिया, सब लोग अपना काम छोड़ के महात्मा गांधी के साथ एक नई दिशा में चल दिए। लेकिन उस मोमेंट के बाद में चौरी चौरा होता है। चौरी चौरा 1922 में होता है, जहां पे एक पुलिस स्टेशन को जला करके वहां पे जितने भी पुलिस लोग थे उनको लोग, जो वहां के आम लोग थे, वो आग में फेंक देते हैं। तो इसके बाद में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि लोग अगर चौरी चौरा कांड के थ्रू वॉयलेंस का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी वॉयलेंस का इस्तेमाल करके हमें दबाने की कोशिश करेगी। और उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो किसके ऊपर था? नॉन वॉयलेंस के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने किसको बंद कर दिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बंद करने के बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर खिलाफत मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज को सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत की। कब स्टार्ट किया इसको? 1930s में स्टार्ट किया। अब सिविल डिसोबीडियंस के बाद में एक जो इंपॉर्टेंट मोमेंट हमें पढ़ना होता है वो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1942 में स्टार्ट होता है। और ये वो टाइम था जब अंग्रेजों का हालत खराब हो चुका था इंग्लैंड का वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उनको ये चीज रियलाइज हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण में अब हमारी जो शक्तियां हैं वो नीचे जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इंडियंस को आजाद करना पड़े, क्योंकि जापान इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दे। हमारा पोजीशन कमजोर होते जा रहा है और जापान उनको हरा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उस टाइम में महात्मा गांधी ने कहा कि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब अंग्रेजों के अगेंस्ट में हमें खड़े होकर के सीधा सीधा बोल देना चाहिए कि भारत छोड़ो, डू और डाई वाला नारा लगा देना चाहिए। इसी टाइम में जब भारत को अंग्रेज छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, क्या? डू और डाई। और यहीं से जाकर के क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसी के बाद 1940s के बाद में ये टेंशन और बढ़ने लगता है हिंदू और मुस्लिम के बाद में, और धीरे धीरे करके हम आजादी की तरफ चलते हैं। और 1947 में फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है, और तब तक इंडिया 2 पार्ट में टूट चुका था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक मैंने आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से आपकी हिस्ट्री चल रही है, जो स्टैंडर्ड 8th की बुक में बहुत बेसिक से बताने की कोशिश की गई है, राइट। अगर आप चाहते तो मैं आपको ये नोट शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मली बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए और क्या क्या चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, जैसे ही 19, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं गांधीयन फेज को यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि गांधीयन फेज में होता क्या है, राइट। गांधीयन फेज में सबसे पहले रीजनल मोमेंट होते हैं। रीजनल मोमेंट मतलब क्षेत्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी करते हैं। कहां से आने के बाद में? साउथ अफ्रीका से आने के बाद में सबसे पहले करते हैं वो चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद क्या करते हैं वो? खेड़ा। और फिर क्या कहते हैं? अहमदाबाद मील स्ट्राइक, राइट। ये 3 अलग अलग मोमेंट्स वो लॉन्च करते हैं, और ये 3 मोमेंट्स उनके तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? तीनों के तीनों उनके मोमेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि आप यूपीएससी का अटेम्प्ट कर रहे हो, और यूपीएससी अटेम्प्ट करने से पहले आपका अगर एग्जाम नहीं निकल रहा तो आप क्या करोगे? छोटे छोटे एग्जाम्स निकालोगे, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एसएससी। आप कैसे छोटे छोटे एग्जाम्स निकल गए, कॉन्फिडेंस हाई हो गया, फिर आप सोचोगे कि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट करूं। एग्जैक्टली वैसे महात्मा गांधी ने रीजनल मूवमेंट, क्षेत्रीय आंदोलन किया, तीनों सफल हो गए। फिर महात्मा गांधी को लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए? नेशनल मूवमेंट, एक पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन करने की जरूरत है। और नेशनल मूवमेंट कैसे किया? तो उन्होंने सबसे पहला जो नेशनल मूवमेंट था वो क्या था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। नन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद से कौन सा था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे सिविल डिसओबीडियंस को? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद में क्या किया उन्होंने? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 उनके पैन इंडिया नेशनल मूवमेंट्स थे जो महात्मा गांधी ने किए।
नॉन कोऑपरेशन होने से पहले दो इंपॉर्टेंट से इवेंट हुए जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन हुआ। एक हुआ है रॉलेट सत्याग्रह, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या था रॉलेट सत्याग्रह। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मोमेंट हुआ था वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर, ये दो इंपॉर्टेंट से मोमेंट्स थे जो महात्मा गांधी के नेशनल मोमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के पहले, नॉन कोऑपरेशन के पहले हुए, जिसके बाद में नॉन कोऑपरेशन में स्टार्ट हुआ है। कुछ टाइम बाद सिविल डिसोबीडियंस और कुछ टाइम बाद क्विट इंडिया मोमेंट। ये है मेजर मोमेंट्स जो गांधी के आपको स्टैंडर्ड 8 की बुक में बताई गई हुई है, जिसको हमने भी ब्रीफ में कवर किया, बहुत डिटेल में नहीं था, बहुत ब्रीफ में था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, हायर एकेडमिक्स में। बट आपको पता होना चाहिए कि 1847 से 1947 के बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट है, कौन कौन से मेजर एक्ट्स हैं, कौन कौन से मेजर मोमेंट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे बेसिक से कराया। इसके बाद में भी आपको मैं आने वाली क्लासेस में जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें कॉमनल अवार्ड आया हुआ है, इसमें पूना पैक्ट आया हुआ है, इसमें अगस्त ऑफर आया हुआ है, इसमें क्रिप्स मिशन आया हुआ है, इसमें कैबिनेट प्लान आया, फिर इसमें आया माउंटबेटन प्लान। ये 5-6 इंपॉर्टेंट प्लान और फिर इंडिया आजाद हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी स्टैंडर्ड 8 की जो एक मॉडर्न इंडिया है उसका एक ब्रीफ मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। राइट एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड 8 की मॉडर्न इंडिया का क्या है ब्रीफ, किस तरीके से पूरी की पूरी हिस्ट्री चल रही है। अगर आपको इन चैप्टर्स को डिटेल में देखना है तो एक बार स्टैंडर्ड 8 में एक आइडियोलॉजी डिटेल में पढ़ लो, मतलब मैंने जो पढ़ाया, इसके बाद में आप स्टैंडर्ड 8 की बुक को एक बार फॉर्मल रीडिंग फटाफट करना, एक बेसिक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, तो इसके बाद में जब हायर क्लासेस को पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल विपिन चंद्रा पढ़ाऊं या फिर सपोज करो स्पेक्ट्रम पढ़ाऊं तो हम इसको और डेप्थ में कवर करेंगे। और अभी आपका प्रीलिम्स भी आ रहा है 2025 वाला, तो बहुत जल्दी हम एनबीटी सीरीज स्टार्ट करेंगे, नॉट बियॉन्ड दिस। मतलब एक बार मॉडर्न इंडिया का अगर कोई एक टॉपिक उठा दिया तो उस टॉपिक के बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक हिसाब से लग जाएंगे। तो यही अप्रोच होने वाला है हमारा आने वाले क्लासेस में भी। सो आज के बैच को यहीं पे रखते हैं, इन बैचेस को रिवाइज करो एंड मेक श्योर कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पावर आइज के टेलीग्राम चैनल से। एंड इफ यू डू नॉट रिवाइज, आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा लेक्चर वेस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा कंटेंट वेस्ट है। आई ऑलवेज से पहले एनसीईआरटी की बुक फिर कंटेंट। कंटेंट का भी एग्जाम नहीं निकलवाएगा, एनसीईआरटी की बुक निकलवाएगी। सो रीड द बुक। इस क्लास के बाद में आपके लिए बुक रीडिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा और बाद में एक बार कंटेंट पे नजर मार लेना। राइट एवरीवन। तो चलो आज के बैच को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड स्टडी वेरी वेरी वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।